शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी की न्यूज़ के साथ में पहली न्यूज़ देखने वाले हैं भारत इजराइल कार्य योजना, जिसको आईआईपी कहते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत इजराइल हमें इजरायली स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र को हम टेक्नोलॉजी प्रदान करेंगे। इसको प्रदर्शित करने की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए राशि MIDS से अवेलेबल कराई जाती है। इजरायली टेक्नोलॉजी के आधार पर राज्यों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसको COE कहा जाता है। ये उत्कृष्टता केंद्र बागवानी के क्षेत्र में नई नई तकनीकों के लिए प्रदर्शन ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम करते हैं। ये संरक्षित खेती के लिए फल और सब्जी की पौध के लिए रोपण सामग्री के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। मतलब यहाँ से आप रोपने के लिए पौधे ले जा सकते हैं। आगे बताया जा रहा है इसका उद्घाटन, इस सेंटर का उद्घाटन किया गया है यूपी से, चंदौली, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। उनका कहना है भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। आगे कृषि मंत्री का कहना है इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, इसकी स्थापना चंदौली में हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भी जो पूर्वांचल का विकास है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर हम उन्नत सब्जी के बीज, साथ ही साथ पौधे भी हम तैयार करेंगे और किसानों को बांटेंगे, ताकि उनको अच्छी पैदावार देने वाले पौधे मिल सकें। किसानों को सब्जी की पैदावार को बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। खेती के आधुनिकतम तरीकों का भी इस्तेमाल करके किसान अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। सब्जियां वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस सेंटर से कृषि क्षेत्र को वर्ल्ड लेवल पर हम बढ़ावा देंगे। इसके लिए सब्जी सहित और भी कई सारे उत्पाद हैं, इनकी नर्सरी हम तैयार करेंगे। इससे न सिर्फ यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा, बल्कि सब्जी और कृषि के क्षेत्र में ज़िले का नाम दुनिया भर में रोशन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के चावल के कटोरे के रूप में चंदौली जिला पहचाना जाता है। यहाँ की जलवायु सब्जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस राज्य में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र बनाए गए हैं, जो साल भर कई सारी बागवानी फसलों के लिए खेती करते हैं और इसके लिए अनुकूल है। सब्जी के लिए उत्कृष्टता केंद्र में टमाटर, काली मिर्च, बैगन, मिर्च, खीरा, कोल फसल और विदेशी सब्जियों का हाईटेक क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस में सीडलिंग उत्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। और खुले मैदान में यदि हम बात करें तो टमाटर, काली मिर्च, बैगन, खीरा, कोल फसल, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न और विदेशी सब्जियां लगाई जाएंगी। पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी की तरफ से हिम ड्रोन एथॉन को लॉन्च किया गया है, उससे संबंधित ये न्यूज़ आई है। इंडियन आर्मी ने, जिसमें कोलैबोरेशन था ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इंडियन आर्मी प्लस ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर के लॉन्च किया है हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम को 8 अगस्त 2022 को। ये इनिशिएटिव, जिसको हम आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम मान रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। हम डिफेंस से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं अपने घर पर ही बनाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की लिस्ट है जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री इंपोर्ट करती थी, उसको वो बैन लगा चुकी है कि हम इतने उत्पादों को अब बाहर से नहीं खरीदेंगे। ठीक इसी प्रकार से भारत सरकार चाहती है कि ड्रोन के मामले में भी हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमारे देश में ही ड्रोनों का विकास हो। तो हर एक स्टेज पर हर एक स्टेक होल्डर को इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य बताया जा रहा है हमें प्रोवाइड करना है एक फोकस्ड अपॉर्चुनिटी, किसको, इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम को, ताकि डेवलप किया जा सके एक पैथ ब्रेकिंग ड्रोन कैपेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि एक ऐसी कैपेबिलिटी कि उस वो जो रास्ता है कंटिन्यू बनाने वाला वो कंटिन्यू बनता ही रहे, फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स, ताकि हमारे जो फ्रंट लाइन में सेना काम कर रही है, सेना इन ड्रोन का इस्तेमाल कर सके, उनकी डिमांड पूरी हो सके। इंडियन आर्मी का सपोर्ट रहा है इंडिजीनियस ड्रोन इकोसिस्टम को। ये एक प्रिंसिपल इंडिजीनियसली जिन ड्रोनों का निर्माण भारत में किया जा रहा है उसको इंडियन आर्मी की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है। तो जो इंडिजीनियसली ड्रोन इकोसिस्टम है भारत का, वो किस पर आधारित है, वो
इस बात पे आधारित है कि यदि कोई ड्रोन भारत में ही निर्मित हो रहा है तो हमारे हमारे लिए गुड माना जाएगा, ठीक है, और वो उससे भी अच्छा रहेगा जो कि विश्व में बेस्ट क्वालिटी वाला ड्रोन है। तो मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड लेवल पर जो ड्रोन अवेलेबल हैं हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अपने देश में ही जिन ड्रोनों का इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे लिए बेटर हैं, ऐसा इंडियन आर्मी का कहना है। फिर भी देखा जाए तो ग्रेड वाइज इन्हेंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी में। इसकी डिमांड की जा रही है डिफेंस फोर्स के द्वारा। इसके लिए हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को, बेटर एंड मोर कैपेबल ड्रोन प्रोडक्ट को। कुछ इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि बेटर और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल ड्रोन प्रोडक्ट का निर्माण हम कर सकें। ठीक इसी तर्ज पर हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम पूरे इंडिया में सस्टेंड कनेक्ट करता है ऑल स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर मतलब ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पक्ष, जैसे कि इंडस्ट्री, एकेडमिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसके अलावा ड्रोन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ये सब के लिए एक मंच प्रोवाइड कर रहा है। इसको कंडक्टेड किया जाएगा स्टेज वाइज विथ क्वांटिफाइबल पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर निर्धारित कर दिए गए हैं कि हम पहले इस कैपेसिटी के बनाएंगे, फिर इतनी हाइट तक उड़ा पाएंगे, फिर अलग अलग क्षेत्रों में हम इसका यूज़ कर पाएंगे। लाइक एल्टीट्यूड, कितनी हाइट तक आप उड़ाओगे, उसका वजन क्या होना चाहिए, रेंज क्या हो सकती है, इसके अलावा इंड्योरेंस, ये सारे पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। इंड्योरेंस मतलब उसकी सहनशीलता। यदि आप स्टार्टिंग पॉइंट को देखोगे एज ए स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, कुछ एरिया ऐसी हैं, कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जहाँ पर हम डेवलपमेंट देखेंगे। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? लॉजिस्टिक मतलब लोड जो कैरी करेगा ड्रोन हाई एल्टीट्यूड एरिया में। सेकंड नंबर की बात है ऑटोनोमस सर्विलांस, इसके अंतर्गत सर्च एंड रेस्क्यू वाले ड्रोन तैयार किए जाएंगे। तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है वो है माइक्रो लेवल की ड्रोन की, जिनको हम नैनो ड्रोन्स बोलते हैं, ताकि हम फाइटिंग कर सकें बिल्टअप एरियाज़ में। इसके बाद हम सीधे चलते द हिंदू की तरफ और देख लेते हैं इसकी प्रमुख खबरों को। पहली खबर आई है जो कि इंडिया और चाइना के रिलेशन को बताती है। चाइना की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहना है चाइना का कि नॉर्मल जो अफेयर्स चल रहे हैं श्रीलंका के साथ में चाइना के, नॉर्मली जो रिश्ते चले आ रहे हैं उन रिश्तों को भारत बिगाड़ने की कोशिश ना करे, उनको बनाए रखे, इस बात का ध्यान रखना है इंडिया को, ऐसा चाइना ने कहा। बीजिंग टर्म्स न्यू दिल्लीज अपोजिशन टू शिप विजिट सेंसलेस, मतलब कि नई दिल्ली की तरफ से चाइना का एक जो वेसल्स था, जहाज़ था, वो श्रीलंका जा रहा था। इससे इंडिया को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, इसलिए इंडिया ने चिंता जाहिर किया था। तो ये जो चिंता की गई है वो सेंसलेस है, ऐसा कहना है चाइना का। काफ़ी स्ट्रांगली तरीके से रिएक्ट किया गया था श्रीलंका की रिक्वेस्ट को कि वो चाइना डिले कर दे विजिट ऑफ ट्रैकिंग वेसल को। दैट वाज ड्यू टू अराइव ऑन 11 अगस्त। श्रीलंका ने चाइना को मना भी कर दिया। चाइना का कहना था कि अभी आप मत भेजो इसको, थोड़ा लेट से भेजो, क्योंकि इंडिया इसके लिए मना कर रहा है। तो चाइना ने मंडे के दिन डिस्क्राइब किया है इंडिया का जो अपोजिशन किया जा रहा है इस जहाज़ को, ये जहाज़ भारत के लिए खतरा है, सेंसलेस है, एंड अर्ब्ड न्यू दिल्ली टू नॉट डिस्टर्ब नॉर्मल एक्सचेंजेस बिटवीन टू कंट्रीज। भारत और चाइना के संबंधों को यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। लगभग 35,500 इंडियन रहते हैं चाइना में। इसमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, इसमें वर्किंग प्रोफेशनल भी शामिल हैं फ्रॉम ए मेजर पार्ट ऑफ इट। साथ ही साथ पिकफा PICFA पौंडीचेरी इंडियन चाइना फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ये एक NGO है जो कि डेडिकेटेड है फॉर डेवलपिंग पीपल टू पीपल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जैसे कि कुछ एरिया निर्धारित कर गए हैं एजुकेशन, कल्चर और टूरिज्म के क्षेत्र में। वहीं यदि हम शैक्षणिक रूप से दोनों के बीच संबंध को देखें, शैक्षिक एजुकेशनल रिलेशनशिप को देखें, तो इंडिया और चाइना दोनों ने ही साइन किया है एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, शॉर्टकट में EEP कहा जाता है।
जो कि एक प्रकार से अम्ब्रेला एग्रीमेंट माना जाता है एजुकेशनल कोऑपरेशन के मामले में दोनों देशों के बीच में। चाइनीज़ स्टूडेंट आर आल्सो एनुअली अवार्डेड स्कॉलरशिप। चाइनीज़ स्टूडेंट को सालाना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो स्टडी कर सके हिंदी। कहाँ पर? 8 केंद्रीय हिंदी संस्थान, ताकि वो लोग हिंदी लर्न कर सकें। वहीं यदि कल्चरल रिलेशन को हम देखें, सांस्कृतिक संबंध इंडिया और चाइना का, इंडिया और चाइना दोनों ने एंटर किया था एक एग्रीमेंट को ताकि को प्रोडक्शन करेंगे मूवीज़ का। साथ ही साथ योगा जो है काफ़ी पॉपुलर होते जा रहा है चाइना में, इसकी पॉपुलैरिटी चाइना में बढ़ती जा रही है। ठीक है। चाइना वाज वन ऑफ द को स्पॉन्सर टू यूएन रिजोल्यूशन डेजिग्नेटिंग जून 21 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। भारत ने जब ये प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाना जाना चाहिए, तो उस टाइम में चाइना का भी सपोर्ट इंडिया को मिला था। इस प्रकार से 2-3 रिलेशन हम देखे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है इंडिया और चाइना के बीच में। कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन किस प्रकार से चल रहे हैं भारत और चाइना के बीच में। चाइना स्थापित करेगा 2 इंडस्ट्रियल पार्क को, कहाँ पर? इंडिया में। इसी के साथ साथ ने उसने एक्सप्रेस किया है इंटेंशन कि वो इन्हेंस करेगा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में। और आप ये बात क्लियरली देख ही रहे हैं कितने सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, मोबाइल हो, चाहे कोई खिलौने हो, चाहे अन्य कोई उत्पाद हो, ज़्यादातर चीज़ें चाइना से ही आ रही हैं। इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है ई वीज़ा फैसिलिटी चाइनीज़ नेशनल को। ऐसे व्यक्ति जो कि चाइनीज़ हैं उनके लिए वीज़ा की फैसिलिटी को इंडिया ने बढ़ा दिया है। ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है शेप ले रही हैं थ्रू वेरियस डायलॉग में। इसके लिए अलग अलग किस्म के डायलॉग किए जाते हैं और इसी के चलते चलते दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है। जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप लेड बाय द कॉमर्स मिनिस्टर्स ऑफ बोथ साइड्स। एक ग्रुप है जॉइंट इकोनॉमिक ग्रुप जिसको लीड करते हैं कॉमर्स मिनिस्टर दोनों साइड के। साथ ही साथ स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक डायलॉग जिसको लीड किया जाता है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और चाइना की तरफ से कौन रहता है? चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ऑफ चाइना। इन पर भी भारत काम करते रहता है। पॉलिटिकल रिलेशन की यदि हम बात करें, 1993 में एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, 1993 में एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ था ताकि शांति और सहयोग दोनों देशों के बीच में बना रहे। पार्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं LAC, इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया में। इसको साइन किया गया था ताकि यहाँ पर स्थिरता बनी रहे और दोनों देशों के बीच की जो बायलैटरल टाइज हैं, संबंध है, वो अच्छे रहें। फिर 2008 में दोनों ही देशों ने एक्सटेंड कर दिया था उनके स्ट्रेटजिक और मिलिट्री रिलेशन को। मिलिट्री रिलेशन भी बढ़ाना इन्होंने चालू कर दिया था। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था ताकि ओपन कर सकें एडिशनल रूट को। एक और रास्ता खोलने की ज़रूरत महसूस की गई थी, इसके लिए एक MOU में साइन किया गया था। किसके लिए? कैलाश मानसरोवर यात्रा, और ये जाएगा नाथुला से होते हुए। इंडिया और चाइना दोनों ने ही इस्टेब्लिश किया था एक हाई लेवल डायलॉग मैकेनिज्म को ताकि टेररिज्म और जो सिक्योरिटी है उस टेररिज्म को काउंटर किया जा सके और सिक्योरिटी को बनाई जा सके। जियोग्राफी के अंतर्गत 2 नदियों की चर्चा हम करेंगे, एक है कृष्णा रिवर और दूसरी है गोदावरी रिवर। मैप में आप देख रहे हैं कृष्णा रिवर निकली है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है, यहाँ से होते हुए ये कर्नाटका से गुजरती है, कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से गुजरते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को छोड़ती है, अपने पानी को गिराती हैं। कुछ कुछ यहाँ पर रिजर्वायर भी बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश में देखोगे तो श्री सलेम रिजर्वायर बांध बनाया गया और नीचे की तरफ भी सोमालिसा रिजर्वायर बनाया गया है। भारत के दक्षिणी हिस्से में कृष्णा रिवर जो एक इंटर स्टेट रिवर के रूप में जानी जाती। इंटर स्टेट रिवर का मतलब ये है इसका बहाव केवल एक ही राज्य में नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होते हुए ये अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में छोड़ देती है। ये पेनिसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है, ठीक है, दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की सेकंड नंबर की लार्जेस्ट रिवर है कृष्णा रिवर।
ये निकलती है 1337 मीटर ऊंची जगह महाबलेश्वर महाराष्ट्र स्टेट से। वेस्टर्न घाट की हम बात कर रहे हैं और ये लंबी यात्रा तय करती है 1400 किलोमीटर की पूरे पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए। ये बहती है वेस्ट से चालू हो रही है और ईस्ट की तरफ जा रही है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना भी इसमें शामिल हो गया। घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा जो है इसकी मेजर ट्राइब्यूटरी रिवर्स हैं। अगली नदी हम देखने वाले हैं गोदावरी। गोदावरी जो कि महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश, कुछ छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से होते हुए उड़ीसा के किनारे किनारे और जाकर के ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में अपने पानी को छोड़ती है। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। गोदावरी नदी जिसका उद्गम स्थल माना जाता है महाराष्ट्र में नासिक जिला, मतलब पश्चिम घाट में त्रयंबक की पहाड़ी से। स्थान है, कौन कौन से स्थानों से होकर गुजर रही? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। प्रमुख सिटी जो इसके किनारे पर बसे हुए हैं वो है नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, राजमुंद्री, नांदेड़, पैठन, भद्रांचलम, निजामाबाद और यनम। ये अपने पानी को छोड़ती है बंगाल की खाड़ी में। टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। कई सारे नामों से ये जानी जाती है, जैसे कि गौतमी, प्राचीन गंगा, सप्त गोदावरी, वृद्ध गंगा या फिर प्राचीन गंगा। गोदावरी नदी की उत्पत्ति होती है पश्चिमी घाट में त्रयंबकेश्वर पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। त्रयंबक पहाड़ी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से निकलती है। ये 1067 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके आगे बहती हुई निजामाबाद के पास तेलंगाना में प्रवेश करती है रिवर, फिर छत्तीसगढ़ से होते हुए आंध्र प्रदेश में बहती राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक बांध बना है, एनीकट बांध, जो कि राजमुंद्री के पास में है। गोदावरी नदी भारत के 4 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। सबसे ज़्यादा इसका जो फैलाव है नदी का 48% महाराष्ट्र में है, 23% आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 10%, कर्नाटक में 5%। ठीक है, इतना इसका बहाव का परसेंटेज बताया जा रहा है, किस हिस्से में कितना पानी इसका रहता है। गोदावरी नदी पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है कि गांव यनम से होकर के गुजरती है। इसके अलावा जो धवलेश्वर डैम है उसके आगे ये 3 शाखा में बढ़ जाती है। इसकी पूरब की शाखा को वशिष्ठ गोदावरी कहते हैं, बीच वाली वैष्णवी गोदावरी, और ये तीनों शाखाएं मिलकर के एक त्रिभुज क्षेत्र का निर्माण करती हैं। गोदावरी नदी भारत की सबसे पवित्र 7 नदियों में से एक है। इस नदी पर स्ट्रीम सागर परियोजना भी चल रही है, जो कि आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है इनका लेवल तेज़ी के साथ में बढ़ते ही जा रहा है। कुछ राज्य हैं जो कि प्रभावित होने वाले हैं, वो कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश। विथ हैवी टू वेरी हैवी रेन लैसिंग मोस्ट द कैचमेंट ऑफ एरियाज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसका जो कैचमेंट एरिया है, ठीक है, नदी में ओवरफ्लो होने से बाढ़ आएगी, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है, एक फॉरकास्ट है मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके आधार पर ये इंडिकेट किया गया है कि जो गोदावरी है इसका वाटर फ्लो कहाँ पर? कंथानपल्ली में, द पॉइंट आफ्टर द इंद्रावती जॉइंट द मेन रिवर कोर्स। एक पॉइंट है जहाँ पर दोनों नदियाँ मिल रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर इनका कहना है इस पॉइंट पर पानी का फ्लो तेज़ी से बढ़ सकता है, बहाव आ सकता है, बाढ़ आ सकती है। विश्व आदिवासी दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी मौके पर आदिवासी लोगों ने अपनी चिंताएं जाहिर करी हैं। ये न्यूज़ आई है आंध्र प्रदेश। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक जो सुविधाएं हैं ताकि इनको मिल सके। ट्राइबल पीपुल हैं कहाँ की? बॉर्डर एरिया के, जहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू रहा करते थे, एंड अनाकपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक हाफ नेक्ड प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक
ठीक है, हाफ नेक्ड वाली पोजीशन में ये लोग धरना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बिना कपड़ों के। इन्होंने वियर किया था कैप्स मेड ऑफ एडा लीव्स डिमांडिंग ए रोड। वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें रोड बना कर दीजिए, आंगनवाड़ी सेंटर खोलिए, स्कूल खोलिए। और ये डिमांड की गई है विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मंडे के दिन। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो अमेंडमेंट किया जा रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, उसका बहुत ज़्यादा कंडेम किया था, उसकी तीखी आलोचना करी थी। उनका कहना है इससे जो फॉरेस्ट है वो कारपोरेट हाउसेस के हाथ में चले जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में फॉरेस्ट की संपत्ति चली जाएगी, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। एक्सप्लेनर वाले पेज पर मणिपुर से संबंधित एक न्यूज़ आई है, एनआरसी से रिलेटेड। एनआरसी ये बता देगा कि कौन व्यक्ति यहाँ लोकल का है और कौन व्यक्ति अवैध रूप से यहाँ पर आकर के रह रहा है। अवैध रूप से यदि आकर के कोई व्यक्ति मणिपुर में रह रहा है तो वहाँ की संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगी, वहाँ के संसाधन वहाँ के लोगों के लिए कम पड़ जाएंगी, वहाँ की नौकरियाँ, वहाँ की ज़मीन महंगी हो जाएगी, वहाँ पानी की प्रॉब्लम जाने लग जाएगी, खेती योग्य ज़मीन नहीं बच जाएगी। इस चक्कर में वहाँ पर एनआरसी गवर्नमेंट की तरफ से लाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट काफ़ी चिंतित हैं आउटसाइडर को लेकर के, फॉरेनर को लेकर के, एलियन कल्चर को लेकर के, क्योंकि ये जो है इंडिजिनियसली कमिटीज़ है ना उनको कमज़ोर कर देंगी। मणिपुर होम माना जाता है 3 मेजर एथनिक ग्रुप का, इज़ नो डिफरेंट। उन एथनिक ग्रुप्स में कौन कौन से हैं? नॉन ट्राइबल मेतियाई पीपुल, ये कंसंट्रेटेड हैं इम्फाल वैली में, सेंट्रल पार्ट ऑफ मणिपुर। इसके अलावा ट्राइबल नागा, कुकी, जोमी ग्रुप्स मोस्टली इनहेबिटेटिंग द हिल्स अराउंड, पहाड़ी के आसपास वाले एरिया में 3 प्रकार के एथनिक ग्रुप यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हिस्ट्री भी रही है कॉन्फ्लिक्ट की अमंग दीज 3 ग्रुप्स। इन तीनों ग्रुप्स में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, लेकिन ये जो एनआरसी इशू है ना हैज़ सीमिंगली पुट द मेइतीज एंड द नागास ऑन द सेम पेज। दोनों एक जैसी सोच रखते हैं एनआरसी को लेकर के। वो क्लेम कर रहे हैं कि जो एनआरसी है वो नेसेसरी है, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस नेबरिंग कंट्री जैसे कि म्यांमार में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, वहाँ सरकार को हटा दिया गया है, वहाँ पर अब सैनिक ने कब्जा कर लिया, सैनिक शासन कर रहा है। लोगों को जब प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो लोग भाग भाग के यहाँ पर मणिपुर में आके बस रहे हैं। इसीलिए एनआरसी ज़रूरी है ताकि पता तो लगाया जा सके कौन हमारे यहाँ का है और कौन बाहर का है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक विधेयक से रिलेटेड जिसको लोकसभा में पास कर दिया गया है। ये बिल सेटअप करेगा कार्बन मार्केट्स और इसको पास कर दिया गया है लोकसभा में। ये अनिवार्य कर दिया है कि हमें अब जो है नॉन फॉसिल सोर्सेज का इस्तेमाल करना है एनर्जी के मामले में। लोकसभा ने मंडे के दिन पास कर दिया है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि प्रोवाइड करता है कि हम इस्टेब्लिश करेंगे कार्बन क्रेडिट मार्केट को। इसके साथ में हम लेकर के आएंगे लार्ज रेसिडेंशियल बिल्डिंग को अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन रेजिम। यदि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं तो उनमें इस बात का ध्यान रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन उसमें इस्तेमाल किया जाए। बिल ने अनिवार्य कर दिया है यूज़ ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेज का। इसमें इंक्लूड है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, एथेनॉल फॉर एनर्जी एंड फीड स्टॉक। एनर्जी के लिए, इसके साथ साथ में फीड स्टॉक के लिए भी हमें अब ग्रीन एनर्जी पर काम करना है, ऐसा कहा गया है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न में। ये बिल है जो कि अमेंडेड किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में, ताकि इस्टेब्लिश कर सके कार्बन मार्केट को, इन्हेंस किया जा सके स्कोप ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को। साथ ही साथ इसमें अमेंड किया जाएगा पेनाल्टी प्रोविज़न को। इसमें जो दंड लगाया जाता था उसमें जो प्रोविज़न है उसको भी चेंज कर दिया जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एक संस्था है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पर गवर्निंग काउंसिल में जो गवर्निंग काउंसिल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यहाँ पर जो मेंबर हैं पहले 5 थे तो 5 से अब 7 कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेंबर की संख्या बढ़ाई जा रही ताकि ये संस्था अच्छे से काम कर सके।
आर के सिंह ने क्लेरिफाई किया है कि कार्बन क्रेडिट का मतलब ये है वुड नॉट बी एक्सपोर्टेड एंड वुड हैव टू बी यूज डोमेस्टिकली। हमें जो है कार्बन क्रेडिट को एक्सपोर्ट नहीं करना है और इसको हम यूज़ करेंगे अपने डोमेस्टिकली ही, ऐसा उन्होंने कहा है। इंडिया ऑलरेडी से कमिटमेंट कर चुका है COP21 में, COP26 में, एंड वुड नॉट अलाउ एक्सपोर्ट ऑफ क्रेडिट जो एक्सपोर्ट वाला क्रेडिट है उसको अब अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है यहाँ पर।